हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉ क्या होता है, लॉ के कितने टाइप्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है, और आप किस तरह एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये चार चीज़ें आज हम इस पीपीटी में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ? Law can be defined as a set of rules which are bound to obey. Means simple law एक सेट ऑफ रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टेट हम पे इन्फोर्स करती है, सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे। क्यों करती है? हर इंडिविजुअल को इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटेक्ट होती है सोसाइटी की, आपकी वेल्थ की प्रोटेक्ट होती है, हेल्थ की प्रोटेक्ट होती है, मनी की प्रोटेक्ट होती है। लॉ एक सिस्टम है, रूल्स ग्राउंडेड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कंप्लीट सोशल डिसऑर्डर। सोशल डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्ट करता है लॉ हमें। लॉ प्रोटेक्ट मनी, वेल्थ, हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये भी लॉ के अंदर कवर होता है। अब टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ के दो टाइप्स होते हैं, या तो वो पब्लिक लॉ होगा या तो फिर वो प्राइवेट लॉ होगा। अब पब्लिक लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। मतलब ऐसा लॉ जो स्टेट और इंडिविजुअल के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में यूज हो, वो होता है पब्लिक लॉ। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, ये स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान होता है। अब प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना जो एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान हो, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड। अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? According to Pakistan, according to Section 2E, every promise and every set of promise forming the consideration of each other is an agreement. All agreement are not contract. सोशल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान प्रॉमिस को एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें दोनों की कंसिडरेशन फुलफिल हो रही हो। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज क्रिएट टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूड हो जाती हैं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एज एग्रीमेंट विद लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable at law is contract. It creates legal obligation of parties. All contract are agreement. अब सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट में सिंपल ये होता है कि उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। एक बंदे ने दूसरे बंदे को इनवाइट करा खाने पे एग्जाम्पल, और दूसरा बंदा नहीं पहुंच पाया खाने पे, तो ये उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी इसके अंदर। अब लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जहाँ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इंक्लूड हो जाती है, यहाँ पे दोनों पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप हो जाती है। एक कंपनी है वो आउटसोर्स करना चाहती है अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसी दूसरी कंसर्न कंपनी को, तो इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इंक्लूड हो गई, तो ये आपका लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। अब एक एग्रीमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल ये एग्रीमेंट के अंदर अगर लॉफुल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, लॉ इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो बस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये कौन कौन से सेशन होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सबसे पहले आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मीन्स एक पार्टी ऑफर करे
और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाती है। और इसमें लॉफुल मीन्स ये है कि लॉफुल ऑफर होनी चाहिए एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड चीज आती है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, the parties to an agreement must create legal obligation. It means, इसका मतलब ये है कि that if one party does not fulfill his part of promise, he or she shall be liable for the breach of the contract. मतलब अगर आप फुलफिल नहीं कर पाया कोई बंदा, तो दूसरा बंदा उसको रिलायबल हो जाएगा फुलफिल करने के लिए, मतलब उसका मकरूज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे सहारा है, ए पार्टी ए ने अपना हाउस सेल कर रही है 2 लाख में, और दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है इस एग्रीमेंट को। ऑफर एक्सेप्टेंस भी पूरी हो गई और लीगल एप्लीकेशन भी पूरी हो जाएगी क्योंकि हाउस सेल हो रहा है। अब लॉफुल कंसिडरेशन का सिंपल मीन्स ये होता है गिव एंड टेक समथिंग। और लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स ऐसी एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो लॉ से फुलफिल हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ लॉ में कैसे कंसिडरेशन होना चाहिए। एक बंदा अपना घर बेच रहा है, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिए, एक बंदा अपना घर बेच रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये आपका लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। गिव एंड टेक मतलब एक बंदा घर दे रहा है, उसके लिए जो मनी रिटर्न आ रही है वो उसके लिए कंसिडरेशन है, पार्टी बी के लिए घर कंसिडरेशन होगा। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बंदे को रिश्वत मतलब पैसे दिए, मैंने बोला कि मुझे एक जॉब लगवा दें आप, इतने पैसे दूंगा मैं आपको, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए मस्ट। एक तो एज ऑफ मेजोरिटी हो, मतलब पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बना 18 ईयर से अबव होना चाहिए। साउंड माइंडेड साउंड माइंडेड हो, मतलब टाइप नॉर्मल वगैरह नहीं हो, और लॉ से डिस्क्वालीफाइड ना हो बंदा। इसमें फिफ्थ पॉइंट जो आता है, ये आता है फ्री कॉन्सेंट। सिंपल मतलब आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं करें, उस पार्टी के दोनों पार्टीज फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई दूसरा बंदा ये नहीं बोले कि आपको गन पॉइंट पे मैं आपको साइन करवा दूं, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। उस बंदे के इसमें ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, आपने गन पॉइंट के ऊपर रख के आप उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा, मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। अगर बंदा अपनी रजामंदी से गिव एंड टेक समथिंग करे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, तो वो भी फ्री कॉन्सेंट करने इंक्लूड होगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा। छठी चीज आती है लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होनी चाहिए कोई भी चीज़। अगर आप मैं अपना घर रेंट पे दे रहा हूँ तो वो किसी फैमिली को रिहाइश के लिए दे सकता हूँ। अगर मैं वही घर किसी को गैम्बलिंग करने में, जुआ खेलने में दे दूँ, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब लॉ से खिलाफ हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वाइड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। फिर सातवीं चीज़ आती है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आप कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटेन होना चाहिए। रिटेन होगा तो आप इसलिए आप प्रूव कर सकते हैं लॉ के अंदर किसी भी सूरत हाल में वाइड होने की सूरत में। और सर्टेनिटी ऑफ टर्म, आठवीं टर्म होती है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरी पार्टी के लिए क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ के अंदर आप क्लियर लिखे, कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। नवी स्टेप आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँ जो पॉसिबल हो सकता है। अब मैं एग्जांपल आपको दूँ, मैं बोलूँ भाई कि आप कराची की एग्जांपल, तो खैरिया टाउन से आप सदर तक 5 मिनट में पहुँच के दिलवा दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बंदा 5 मिनट के अंदर आ ही नहीं सकता।
जैसे मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूँ और आप मुर्गे में जान डाल लो, तो ये भी एक तरीके से इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो पॉसिबल हो, मतलब हो सकता हो। 10वां जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड, मतलब वाइड नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर एक बंदे को बोलूँ कि भाई आप 1 लाख रुपए मुझसे ले लो, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए ले लो और अपना कारोबार बंद कर दो, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। उसका कारोबार बंद कराने के मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो ऐसे चीज़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।